कार्यक्रम ग्राम संस्था सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को राम राम। किसान बहन भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहते हैं और इसी से संबंधित आज हम अपने भाइयों को लिए लेके हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका विषय है विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारी। और इसमें जानकारी देंगे डॉक्टर RS वाना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पूसा, नई दिल्ली से। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर RS वाना जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा, नई दिल्ली में। और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी धन्यवाद और सभी श्रोताओं को नमस्कार। तो चर्चा में बहुत बना हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान, और इसकी तैयारी मुझे लगता है कि अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। तो क्या है इसकी खास बात और ये इतना चर्चा में क्यों है? आखिर ये अभियान है क्या? हाँ, विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वो विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो कि एक अपने नए तरीके से कृषि का जो एक्सटेंशन होता था तकनीकियों का, उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिक किसानों के द्वार तक जाएंगे जी। और ये अभियान कल से यानी कि 29 मई से लेके 12 जून तक जो आने वाले 15 दिनों में आयोजित किया जाएगा। और इसमें देश भर में 2000 टीमें हिस्सा लेगी, जो कि किसानों तक जाएगी और प्रतिदिन लगभग 10 से 12 लाख किसान, यानी कि ये जो आने वाले 15 दिन है उनमें करीब करीब 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास रहेगा, जिसमें किसानों को तकनीकियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई नई जो नवोन्मेषी तकनीकें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो इतना बड़े स्तर पर ये जो हो रहा है, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि जो वैज्ञानिकों की टीम है वो गांव-गांव जा करके किसानों से सीधा संवाद करेगी जी। और उस संवाद में शामिल रहेगा, जैसे बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें कई तरह की योजनाओं के बारे में नहीं पता होता। तो क्या इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा करना इसमें शामिल है? जी, किसानों को तकनीकियां और योजनाएं दोनों के बारे में बताया जाएगा। और चूंकि ये एक देश, एक कृषि और एक टीम, उस अवधारणा पर आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें जो ICAR के संस्थान है, केंद्र सरकार है और राज्य की सरकारें तथा कृषि विज्ञान केंद्र, इन सब के वैज्ञानिक एक साथ आएंगे और न केवल केंद्र सरकार की योजनाएं बल्कि अलग अलग राज्यों में उनकी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और ये इस तरह से हटकर है कि जो प्रसार होता है, तकनीकियों का प्रसार होता है, कई बार पहले भी वैज्ञानिक जाते रहे हैं, किसान वैज्ञानिकों तक आते रहे हैं, परंतु ये एक अभियान के रूप में हो रहा है। और चूंकि आने वाला खरीफ का मौसम है तो इस पर जो मुख्य जोर है वो खरीफ जो फसलें हैं उनकी तकनीकियां और उनसे संबंधित जो सभी योजनाएं हैं, चाहे वो जल प्रबंधन की योजनाएं हो या आपके जो तारबंदी से या जो अन्य योजनाएं हैं, फसल बीमा से संबंधित योजनाएं हो, या जो भी छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक की भंडारण से लेके और कटाई, बुआई, बिजाई से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी तकनीकियां हैं, दोनों चीजों का एक ऐसा समावेश होगा जिसमें कि किसानों को बड़ी मदद मिलेगी आने वाले खरीफ के मौसम में। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि किसानों से जुड़े जितने भी मसले हैं, फिर चाहे वो खेती की हो, चाहे उसके भंडारण की हो, चाहे कृषि के हितों की जो रक्षा करने वाली योजनाएं हैं उनको लेकर के है, तो एक तरह से बहुत बड़ा उत्सव की तरह है कि इसमें पूरे कई संस्थान भी इसमें शामिल हैं और मत्स्य पालन भी इसमें शामिल है। तो ये मैं पूछना चाहूंगी, या हमारे जो भी किसान भाई हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि इससे उन्हें किस तरह का लाभ मिल सकता है। जी, इसका जो 6-7 मुख्य लाभ किसानों को मिलेंगे। एक तो पहला तो ये है कि जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि आने वाला जो खरीफ का मौसम है उनमें कौन सी उन्नत किस्में लगाएंगे आपके क्षेत्र में, जो अनुकूल किस्में हैं उनके बारे में, और उसके अलावा उन फसलों की, उन किस्मों की कब बिजाई करनी है, कितनी मात्रा में बीज का उपयोग करना है, कोई कीट या रोग आता है, कोई व्याधि आती है या खरपतवार आते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के विभिन्न तरीके बताए जाएंगे। और न केवल सिर्फ जो रासायनिक तरीके हैं वो बताए जाएंगे, बल्कि प्राकृतिक तरीके, जैविक खेती के तरीके, उनको भी अच्छे से प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा, ताकि जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं हो। साथ ही जो सॉइल हेल्थ कार्ड है हमारा,
उसके अनुसार किस तरह से फसलों का चयन करें और किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें। अभी देखने में आता है कि कई बार किसान ज्यादा नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों का कम करते हैं, तो इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हो जाती है और असंतुलित पोषक तत्व प्रबंधन से न केवल हमारी मिट्टी की सेहत खराब हो रही है बल्कि पर्यावरण और फसल उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसानों की जो लागत होती है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो एक अभियान है इसमें उनको जागरूक किया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, उस हेल्थ कार्ड का सदुपयोग कैसे करें, उसके अनुसार किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करें ताकि किसानों की लागत भी कम लगे, मृदा का स्वास्थ्य न केवल जो रासायनिक स्वास्थ्य बल्कि जो जैविक और भौतिक दशाएं हैं मृदा की उसमें भी सुधार हो और जो मृदा क्षरण के कारण नुकसान हो जाता है उससे भी बचा जा सके। तो ऐसी तकनीकियों को किसान के द्वार खेत तक गांव तक पहुंचाने की एक ये राष्ट्रव्यापी अनूठी पहल है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की है। तो हमारे किसान भाई जो सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि जैसे आपने रसायनों की बात की, तो कुछ हमारे किसान भाई सिर्फ जैविक खेती भी करना चाहते हैं। तो जैविक खेती को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे, क्या ऐसी भी कोई संभावना है? बिल्कुल, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों अवधारणाओं को बल देने के लिए भी इसमें विशेष प्रयास रहेगा। और कौन सी जैविक तकनीकियां हैं या कौन सी किस्में हैं जो जैविक खेती के लिए ज्यादा लाभकारी है, या कौन सी फसलों में, या जो जैसे बाजार की मांग के अनुसार कहाँ पे कौन सी जो कमोडिटीज है उनकी ज्यादा डिमांड होगी बाजार में, उसके अनुसार भी उनको लाभान्वित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो जैविक खेती के तौर तरीके हैं और जो कन्वर्जन पीरियड होता है, जैसे जैविक खेती में 3 साल के आसपास तक लग जाता है, तो उसमें किसान को घाटा ना हो, क्योंकि सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि किसान की आमदनी बढ़े, घटे नहीं। तो उसमें उसको किस तरह से खेती करनी चाहिए, किस तरह से फसल विविधीकरण करके और वो जो कम रसायनों का उपयोग करते हुए या रसायनों का न उपयोग करते हुए जैविक खेती यदि या प्राकृतिक तरीके से खेती करता है तो उसमें भी उसको लाभ ज्यादा मिले। और न केवल जो आर्थिक लाभ की बात करूंगा, परंतु मैं जो सही पोषण होता है, क्योंकि पोषक तत्वों का ऐसा समावेश हो कि सही पोषण से जो उत्पाद हमें मिलता है उसमें भी पोषक तत्व ज्यादा हो, ताकि एक तरह से न केवल पौधों की, मिट्टी की सेहत, बल्कि जो खाना खाते हैं उपभोक्ता हैं उनकी सेहत, पशुधन की सेहत, और इस तरह से सबकी एक वन हेल्थ, सारी चीजों की सेहत सही रहेगी। पर्यावरण, मिट्टी, लोग, पशुधन, इन सब की एक होलिस्टिक वन हेल्थ की तरफ ये मिशन मदद करेगा। जी, तो इस मिशन के अपने आप में काफी मायने हैं और काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने 15 दिन का ये बताया कि 15 दिन तक किसानों को हर तरह की जानकारी दी जाएगी, तो एक तरह से एक सजग और एक जागरूक किसान को बनाने के लिए जो ये दिशा में कदम उठाया गया है बड़ा ही सराहनीय है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। बात करते हैं अब हम थोड़ा मनोरंजन की, तो सुनवाते हैं पप्पू भारती की आवाज में ये उधम सिंह के किस्से से देशभक्ति रागिनी। रे उधम सुन तू बात हमारी, जो तू इतना ही बलकारी लग जा लाग में, हो तेरे पिता मार दिए जलियां वाले बाग में। रे उधम सुनिए बात हमारी, जो तू इतना ही बलदारी लग जा लाग में, ओ तेरे पिता मार दिए जलियां वाले बाग में। रे उधम सुनिए बात हमारी। करता रोज गुलामी, देश हमारा अंग्रेजा की करता रोज गुलामी। अगर वीर बालक है तू अड़ जा दुश्मन के सामने, हाँ अगर
कबीर बालक है तू अड़ जा दुश्मन के सामने रहना में हो जा हिंद सिकर मेरे ऊधम लगिए इसी फिकर में और बैराग में तेरे पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे ऊधम सुनिए बात हमारी। तने ऊधम ख्याल रयाना स्वाभिमान और गौरव का तने ऊधम ख्याल रयाना। सन 19 में कत्ल पिता का तने रंज मलाल रयाना हो सन 19 में कत्ल पिता का तने रंज मलाल रयाना। रे सुन हाल सुनाऊं सारा वो जर्नल डायर था हत्यारा ऐसी आग में तेरा पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे ऊधम सुनिए बात हमारी। परेशान चावे थी प्रजा आजादी भारत की भाई परेशान चावे थी प्रजा आजादी भारत की। उस जलियांवाले बाग में जनता टायर ने गारत की है जलियांवाले बाग में जनता यो टायर ने गारत की रसत की डोर थाम हाथा में रह के रख्या उत्पाता में अपियस दाग में तेरा पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे ऊधम सुनिए बात हमारी। खून के लाल निशान देखिए दीवारों पे जाके खून के लाल निशान देखिए अरे तू तो दीवारों पे जाके पूछ लिए फिर किस्सा अपनी यो माँ ने पास बिठा के। हाँ पूछ लिए फिर किस्सा अपनी माँ ने पास बिठा के रे गा के ऋषिपाल समझिए फिर भारत आजाद करिए अपने राग में। तेरा पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे ऊधम सुनिए बात हमारी। जो तू इतना ही बलकारी लग जा लाग में तेरा पिता मार दिए जलियांवाले बाग में रे ऊधम सुनिए बात हमारी। अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये देशभक्ति रागनी, कलाकार थे पप्पू भारती। प्रिय किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाई और बहनों इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए
और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम, क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. वाना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली में, और इनसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब हमें दे रहे हैं। तो आइए इनसे आप जानते हैं कि किसान इस अभियान से जुड़ कैसे सकते हैं। जी, किसान, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि ये एक राष्ट्र, एक टीम और एक कृषि की अवधारणा पर आयोजित एक कार्यक्रम है, जिसमें न केवल वैज्ञानिक, कृषि के अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, बल्कि जो हमारे किसान हैं, ये सब मिलकर एक टीम है। और प्रतिदिन वैज्ञानिकों की 2000 टीमें गांव में जाएगी और वो 3 जगह पे सभा करेगी जी प्रतिदिन। और तीनों जगह पर किसानों से, क्योंकि किसान हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हम उनके मतलब बीच में जा रहे हैं, अभी एक अभियान के रूप में जा रहे हैं उसको, ताकि जो खरीफ आने वाला मौसम है उसमें जो तकनीकियां हैं उसका धरातल पर सही तरीके से वो पहुंचे। और जो कृषि प्रसार है वो एक तरह से एक जो सिंगल वे वाला ट्रैफिक नहीं है, 2 वे है। हो सकता है बहुत सारी हम ऐसी समस्याएं भी देखने को मिलेगी जो हमारे वैज्ञानिक भी उनसे सीखेंगे। कुछ ऐसी भी समस्याएं हो सकता है आए जिनका हम बाद में भी समाधान ढूंढें। तो एक तरह से ये ग्राउंड लेवल पर जाने का एक बहुत ही बड़ा उत्सव है, जिसमें सभी वैज्ञानिक और कृषक बड़े उत्साहित हैं कि उनकी जो खेती है, उनकी जो बागवानी है, उसको कैसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाया जा सके, कैसे उसको ज्यादा लाभप्रद बनाया जा सके, ताकि जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है, जिसमें कि युवाओं को महिला सशक्तिकरण करना है, युवाओं को सशक्तिकरण करना है, गरीब जो लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना है, तथा जो हमारा अन्नदाता है उसकी आय में वृद्धि हो। और इन चारों का एक जो तरीका है, कॉमन तरीका है, वो है हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है। 700 जिलों में जब लोग पहुंचेंगे और तकनीकियां पहुंचेगी तो उन सब का उत्थान एक साथ होगा, और ये एक समावेशी विकास की तरफ एक अनूठी पहल है। और इस तरह से हम निरंतर किसानों से जुड़ेंगे, और ये जो संपर्क है वो दीर्घकालिक होगा, जिसमें से किसान और विज्ञान जुड़ी रहेगी और देश को प्रगति की राह की तरफ लेके जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो किसानों के मन के जो सवाल हैं, बहुत सी उनकी अनसुलझी बातें हैं, तो संवाद के जरिए आप उनके सवालों का जवाब देंगे, और जिससे उनके उत्पादन में इसका असर काफी हद तक पड़ेगा। और जैसा कि आपने अभी बागवानी का जिक्र किया था, तो खरीफ की फसल का भी आपने जिक्र किया, तो सभी से लेना देना है देखा जाए तो जो भी हमारे किसान भाई बागवानी करते हैं, तो कहते हैं ना कि खेती जो है वो जलवायु पर निर्भर करती है। अब चूंकि अगर जलवायु पर निर्भर करती है तो उसका जो अभी का स्वरूप हम देख रहे हैं कि कभी तापमान बहुत अधिक होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी है, तो ऐसे में क्या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के भी तरीके बताए जाएंगे? बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन अब एक सच्चाई है और जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने की संभावनाएं जताई जा रही थी काफी दशकों से, वो ये था कि किसानों को, गरीबों को इसका ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो खेती के ऐसी बहुत सारी तकनीकियां हैं, जैसे कि संरक्षण खेती है या आजकल जो किस्म विकसित करी जा रही है, उन पर भी ज्यादा जोर ऐसा है कि उसमें बायोफोर्टिफाइड किस्में जिसमें ज्यादा पोषक तत्व हो तथा जलवायु परिवर्तन से सहनशील हो। जो जैसे कि गेहूं की किस्मों की अगर हम बात करें रबी के मौसम में, तो कई बार ज्यादा तापमान बढ़ने से फसल जल्दी पक जाती है। तो ऐसी किस्मों का विकास किया जाए कि वो उस तापमान को सहन कर सके। इसी तरह से जो खरीफ का मौसम है उसमें ऐसी किस्में जो हर क्षेत्र के विशेष के लिए, जैसे कि कम अवधि वाली किस्में लगाएं, तो उसके बाद जो धान की कम अवधि वाली किस्में लगा ली, तो जो अगले गेहूं की फसल है उसको बुआई करने का सही समय किसानों को मिल पाएगा। और वो जो जैसे कि कई बार जल्दबाजी में पराली जला देते थे, तो ऐसी तकनीकियों को का समावेश करने से उनको उस तरह की चीजें नहीं करनी पड़ेगी। और संरक्षण खेती की जो अवधारणा है या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की आजकल बात कर रहे हैं, वो तो है ही वो जिसमें कि फसल अवशेषों को वहीं खेत में रखना है और
बिना जुताई खेती करना है, ताकि जो आपके जो तापमान है उसका मॉडरेशन हो, पौधे का जो आंतरिक तापमान है और पौधे की जो आंतरिक जैव रासायनिक और कार्य की ये क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से होती रहे तापमान मॉडरेशन से। यानी मॉडरेशन से मेरा तात्पर्य ये है कि सर्दियों के मौसम में जो तापमान है वो कम रहता है पौधे का, और जो गर्मियों का मौसम है उसमें अधिक तापमान से नुकसान नहीं होता, क्योंकि तो पौधों के तापमान को थोड़ा कम रखता है, ठंडा रखता है। तो इस तरह की तकनीकियों को वहां पर प्रसारित किया जाएगा, जिससे किसान निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और जो जलवायु परिवर्तन से नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही थी उसको कम से कम किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें जो सिंचाई की जो तकनीकें हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई योजना है, टपक सिंचाई योजना है, तो उससे भी अगर किसानों को मतलब अगर बताया जाएगा तो पानी का एक सही सदुपयोग भी होगा। और कहते हैं ना कि हर फसल बूंद बूंद से फसल, तो वो भी चीजें धरातल पर हो पाएंगी। तो ये तो बातें रही जल संसाधन की। अब स्मार्ट खेती के लिए भी आईसीटी और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी कैसे मतलब किसानों तक मुहैया कराई जाएगी? क्या ये भी मैं आईसीटी वाली बात और आपके जल प्रबंधन की दोनों बातों पे ये जवाब देना चाहूंगा। आईसीटी पर बाद में आता हूं। पहले ये है कि जब भी हमारे जल हो या मृदा हो, हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका किसान किस तरह से सदुपयोग करे। बहुत बार देखने में आता है कि जो खेत को ऐसे ही भर देते थे, फ्लडिंग बोलते हैं उनको, तो ऐसी तकनीकियां जिससे कि मिट्टी का समतलीकरण किया जाए, जिससे कि 7 से 10% तक की जल की बचत हो। बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, रेन गन जैसी तकनीकियां अपनाकर कम पानी में ज्यादा फसल पैदावार और जो जल उपयोग दक्षता है उसमें वृद्धि, उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। और जो मल्चिंग है, जो शेड नेट है, उनका उपयोग करते हुए और जो आजकल तो पॉली हाउस में भी फार्मिंग करते हुए कम से कम पानी में जो ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने की तकनीकियों का उपयोग किया जाएगा। अब मैं आता हूं आईसीटी की बात पर। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, नई नई एप्स आ रही है, उनके बारे में भी किसानों को निश्चित तौर से जानकारी दी जाएगी। जैसे कि आईसीआर का ही एक ऐप है एनपीएसएस, जिसमें कि आप कोई भी कीट लगा है पौधे में या कोई भी रोग लगा है, अगर आप उसकी फोटो खींचते हैं तो उस ऐप के जरिए वो बता देता है कि ये कौन सा कीड़ा लगा है इस फसल में और इसका किस तरह से निदान हो सकता है। इस तरह से ही जैसे कि आईसीएआर का ही एक केसीसी चक्षु करके वेबसाइट है, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं वो किसान कॉल सेंटर के डेटा हैं, उनको लेकर आने वाले समय में कौन सी बीमारियां आ सकती है उसका एक फोरकास्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। तो ऐसी तकनीकियों को भी किसानों को बताया जाएगा, जिससे कि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। इसी तरह से जो से भारत मौसम विभाग है या आईसीआर के संस्थान है, ये अपनी मौसम की भविष्यवाणी जारी करते हैं और मौसम की भविष्यवाणी तो आईएमडी करता ही है। आईसीआर के संस्थान उस मौसम के हिसाब से खेती में क्या करें, एक एग्रो एडवाइजरी वो जारी करता है। तो वो सब चीजों के बारे में यदि किसानों को जानकारी मिलेगी तो मैं मानता हूं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारे किसान ज्यादा अच्छे से लड़ पाएंगे और जो विकसित भारत का जो हमारा सपना है एक देश के रूप में, उसको पूरा करने में वो जरूर मदद मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी। और इतनी जानकारी आपने स्टूडियो में आकर के हमारे किसान भाइयों को दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं बबीता चौधरी की आवाज में ये देशभक्ति रागिनी। और बेटी
प्रीति बहन जी, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज में ये देशभक्ति रागनी, और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे शिवनंदन लाल।